हम अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक जो है मौर्य वंश का राजा हुआ करता था। ये बिंदुसार का बेटा था तथा चंद्रगुप्त इसका जो है दादा था जो है। तो इसका अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में जो है मगध हुआ और वह जो है मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, यदि पूछेगा जो है राज्याभिषेक कब हुआ तो 269 ईस्वी में हुआ और ये मगध की गद्दी पर बैठता है। इसके पहले अशोक जो है अवंती का जो है राज्यपाल था। ठीक है, यहाँ जो है एक्चुअली में पहले जो है यहाँ अवंती थी। अवंती का जो है राज्यपाल जो है अशोक था और यहाँ मगध था। मगध में जो है बिंदुसार हुआ करता था। इधर जो है इसका भाई जो है सुसीम था। तो क्या हुआ जो है जम्मू कश्मीर में जो है विद्रोह हो गया, तो उसको दबाने के लिए जो है इसका भाई वहां विद्रोह नहीं दबा पाया, तो फिर जो है अशोक जो है जम्मू कश्मीर जाता है और विद्रोह को दबाता है। तो जब वहां जाता है तो विद्रोह दबा देता है। फिर उसने जो है श्रीनगर की स्थापना करता है। यदि पूछेगा जो है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी तो अशोक ने किया था। ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात 261 ईसा पूर्व में इंपॉर्टेंट है ये, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने तथा कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। यदि एग्जाम में पूछेगा कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। और जो कलिंग युद्ध जीता था इसका उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में है। ठीक है, और कलिंग के राजा खारबेल, एक्चुअली में क्या है, कलिंग के राजा खारबेल का एक हाथी गुफा अभिलेख था। हाथी गुफा अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने तो वहां का राजा उस समय जो है नंदराज था। ठीक है, एग्जाम में पूछा है वहां का राजा कलिंग के युद्ध के समय कौन था? नंदराज था। पुराणों में अशोक का नाम जो है अशोक वर्धन वर्णित है। उसके बाद अशोक जो है पहले जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हाड़ की पुस्तक रजत रांगड़ी, एक्चुअली में कल्हड़ जो है एक कवि थे, उनकी एक पुस्तक है रजत रांगड़ी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। उससे पता चलता है कि अशोक जो है शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ। तो उसने क्या किया जो है भैरव घोष नीति से जो है भैरी घोष नीति से धम्म घोष नीति अपनाया। जो है भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति और धम्म घोष का मतलब धम्म नीति। तो भैरी घोष नीति से धम्म नीति जो में अपना लिया। तो उसके बाद जो है ये इसका विचार जो है बदल गया। तो इसमें क्या था, मेनली जो है कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था। इससे जो है अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। तो उसने क्या हुआ, धार्मिक चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगा। तो उसने जो है अपने भतीजे निग्रोध की प्रेरणा से बौद्ध धर्म अपना लिया। किसकी प्रेरणा से? निग्रोध की प्रेरणा से। तथा उपगुप्त नामक जो है बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यदि पूछेगा दीक्षा किससे ली तो उपगुप्त से। और इसने किसके कहने पे जो है अपनाया था? तो निग्रोध के कहने पे जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध प्रचार के लिए जो है अपने बेटे जो है महेंद्र को तथा बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका में जो है एक सिंगली वंश हुआ करता था उस समय, उसने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें फेमस जो है सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने जो है धम्म यात्राएं की, कुछ धार्मिक यात्राएं की। जैसे राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसने गया की यात्रा की थी। उसके बाद 12वें वर्ष जो है निगाली सागर की यात्रा की थी, धार्मिक यात्रा। तथा इम्पोर्टेंट यात्रा जो है 20वें वर्ष जो है राज्याभिषेक के लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी जो है बौद्ध धर्म का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, जहाँ बौद्ध गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये लुम्बिनी गया था। तथा वहां जाने के बाद इसने क्या किया जो है ना, धार्मिक कर जो लगता था जो है उसको इसने जो है समाप्त कर दिया। और धार्मिक कर का नाम था बलि था, उसको समाप्त कर दिया। तथा राजस्व कर घटाकर इसने 1/8 कर दिया। अशोक ने गया बिहार में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है, कहाँ कराया था? गया के बिहार में कहा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण कराया था। कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, निर्माण कराया था, जिसको उसने जो है आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया था। किसको दिया था? आजीवक संप्रदाय को।
अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोगली पुत्तिस गोसाल। ठीक है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक याद कर लीजिए, मोगली पुत्तिस गोसाल थे। ठीक है, और मान लीजिए अशोक ने जो है 4 गुफाओं को दान दिया, जो है कौन कौन सी? कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, वृक्ष झोपड़ी। ठीक है, जबकि उसके पौत्र दशरथ ने जो है नागार्जुन की गुफा जो है किसको दी? अजीवक संप्रदाय के, इसने भी दिया है। यदि पूछता है दशरथ ने कौन सी दी थी? नागार्जुन। यदि अशोक पूछेगा तो कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, वृक्ष झोपड़ी। ठीक है, और शिलालेख की बात करेंगे अशोक के, तो अशोक ने शिलालेख जो है भारत में जो है शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। यदि पूछेगा जो है भारत में जो है शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? अशोक ने किया। और इसने जो है इसकी प्रेरणा जो है ईरान के शासक डेरियस से ली थी। कभी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शिलालेख लिखने की जो है प्रेरणा जो है अशोक ने कहाँ से लिया था? जो है डेरियस से, ईरान के शासक डेरियस से जो है क्या लिया था? जो है प्रेरणा लिया था किसकी? शिलालेख लिखवाने की। और सबसे पहले प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया भारत में। अशोक के शिलालेख मुख्यतः चार लिपियों में थी। क्या थी? 4 लिपि में थी। वो लिपि कौन कौन से थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, अरमाइक लिपि थी, ग्रीन लिपि थी। ग्रीन लिपि, ग्रीक। ठीक है, 4 लिपि थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। ठीक है, ब्राह्मी जो लिपि थी वो भारत में पाए गए, और ज्यादातर अब सबसे ज्यादा यदि बात करेंगे शिलालेख या अभिलेख जो है किस भाषा में पाए गए, तो ब्राह्मी लिपि में पाए गए, भारत में जो है सबसे ज्यादा पाए गए। उसके बाद खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में पाए गए, तथा अरमाइक लिपि में जो है अफगानिस्तान में पाया गया। और ग्रीक लिपि का जो है वो भी अफगानिस्तान तथा ईरान में, दोनों में ये लिपियां जो है चलती थी। यदि हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि जो है, तो ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि लिखी जाती है, वैसे ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। और उसके बाद ये बात करेंगे जो है खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाहिनी तरफ से लिखी जाती है। तो ये आप, और एक चीज और ध्यान रखिए, जो है अशोक के शिलालेख सबसे पहले खोजा किसने? जो है खैंसलर, एक साइंटिस्ट थे, उनने खोजा जो है 1750 में। और यदि पूछेगा जो अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की है? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप पूछा एग्जाम में, जो है शिलालेख किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। और किस पत्थर पे लिखा गए थे? जो शिलालेख पाए गए जो है वो चुनार के पत्थर पे, चुनार जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वहां के पत्थरों जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो में अशोक का नाम जो है देव नाम प्रियदर्शी पाया गया। क्या था? जो शिलालेख अशोक द्वारा लिखवाए गए उसमें ज्यादातर शिलालेखों में क्या नाम था? ज्यादातर शिलालेख या अभिलेखों में क्या नाम था? जो है देव नाम प्रिय। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का था। ये एग्जाम में पूछा था, देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था। अधिकतर जो भारत में पाए गए अभिलेख जो है इसमें जो है नाम जो है देव नाम प्रियदर्शी हुआ करता था। जबकि जो है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर तथा उदय गोलान में इसका नाम जो है अशोक पाया गया। ठीक है, और गुर्जरा जो अभिलेख था वो मध्य प्रदेश में पाया गया था। मस्की जो है कर्नाटक में, नेट्टूर और उदय गोलान जो है आंध्र प्रदेश में जो है ये अभिलेख पाए गए थे। यदि हम देखेंगे जो है तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि किसके अभिलेख हैं। जैसे देवनाम प्रियदर्शी किसी में पाया गया तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये किसका अभिलेख है, और इसमें अशोक पाया गया तो अशोक किसी का नाम हो सकता है। बट देखिए जब जो है राजस्थान के भबरू अभिलेख में जो है एकदम साफ साफ लिख दिया गया कि मगध सम्राट अशोक, जब मगध सम्राट अशोक लिख दिया गया तो इसका मतलब हर जगह जो भी शिलालेख पाए गए जो है अशोक के शिलालेख थे, जहां नाम लिखा था देवनाम प्रियदर्शी तथा जो है अशोक। इससे क्लियर हो जाता है कि राजस्थान की, अगर एग्जाम में पूछता है जो है कि अशोक का जो है मगध का राजा जो है उसका क्लियर होता है कि अभिलेख किसके हैं, जो है किस अभिलेख से पता चलता है, तो भबरू अभिलेख राजस्थान से क्लियर हो जाता है कि सभी अभिलेख जो है किसके, शिलालेख या अभिलेख जो है किसके हैं, तो वो जो है अशोक के हैं। अब देखेंगे आप जो है 2 अभिलेख पाए गए या शिलालेख जो है कहाँ पाए गए मेनली जो है, एक शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में पाए गए। एग्जाम में एक बार पूछा था जो है पाकिस्तान में कौन पाया गया था, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट जो है ये शिलालेख है जो है, ठीक है,
एक इम्पॉर्टेंट शिलालेख है सोगौरा का अभिलेख, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है राप्ती नदी किनारे ये पाया गया था। ये जो है तम्र पात्र पे लिखा गया सोगौरा अभिलेख था। इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें अकाल तथा सूखे के समय, जिसे अकाल पड़ा, जब जो है सूखे के समय राजा द्वारा जो राहत दी जाती थी उसके बारे में वर्णन है कि इसमें जो है सगौरा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अशोक के 14 बड़े शिलालेख हैं जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कौन सा शिलालेख जो है किससे संबंधित था। ठीक है, तो पहले जो शिलालेख है 14 बड़ा शिलालेखों में जो है पहला शिलालेख में अहिंसा तथा पशु बलि की हत्या पर रोक किया गया, जो है अहिंसा तथा पशु बलि की हत्या पर रोक लगा दी गई पहले शिलालेख में अशोक के जो है 14 बड़े वाले में। और दूसरे में दिया है मनुष्य तथा पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गई। क्या की गई, चिकित्सा व्यवस्था की गई, किसके लिए, जो है मनुष्य तथा पशुओं के लिए, दूसरे शिलालेख में दिया गया है। तीसरे शिलालेख में क्या बताया गया है कि रज्जुक युक्तक तथा प्रदेशक 3 अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो हर 5वें वर्ष जो है राज्य का दौरा करेंगे और उसकी स्थिति के बारे में जो है राजा को बताएंगे। ठीक है, और चौथे शिलालेख में भैरी घोष नीति से धम्म घोष नीति की घोषणा की। एक्चुअली में जो है पहले जो युद्ध नीति से धम्म घोष की नीति की घोषणा की अब जो है युद्ध नीति छोड़ के जो है धम्म नीति में जो है आने के लिए जो है घोषणा की है। किसने किया, जो है अशोक ने। और 5वें में दिया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ठीक है, जो धार्मिक जो महामात्र हुआ करते थे उनको जो है नियुक्ति किया जो है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, और 6वें में जो है 6वें अभिलेख शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, जो है जैसे कि आप जो है कैसे आत्मनियंत्रण करेंगे किसी कुछ में जो है, इसके लिए 6वें जो है शिलालेख में क्या दिया, जो है आत्मनियंत्रण की बात की। तथा जो है जन कल्याण हेतु अधिकारी कभी भी राजा से मिल सकते हैं। ठीक है, 6वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि जन कल्याण हेतु या सामाजिक कार्य के लिए जो है अधिकारी जो है किसी समय जो है राजा से मिल सकते हैं, ये 6वें शिलालेख में। और 7वें शिलालेख में जो है क्या कहते हैं कि धार्मिक समन्वय बनाने की बात की गई है। ठीक है, सभी धर्मों में जो है एक साथ जो है मिल के रहना, जो है धार्मिक समन्वय बनाना है कि जो कि लोग जो है एक दूसरे जो है मिल के रहे। ठीक है, धार्मिक समन्वय की बात की गई। तथा 8वां शिलालेख अशोक के धम्म यात्रा का। एक्चुअली में अशोक जो है 8वें शिलालेख में इसका वर्णन है कि उसने कुछ जो है तीर्थ यात्राएं की, जो है जैसे वो गया उसके बाद जो है लुम्बिनी गया। तो लुम्बिनी एक्चुअली क्या है, जब अशोक जो है धम्म यात्रा या तीर्थ यात्रा का वर्णन जो है किसमें मिलता है, तो यदि एग्जाम में पूछता है कि अशोक के जो है तीर्थ यात्रा का वर्णन किसमें है, तो 8वें शिलालेख में वो सबसे पहले जो है गया जाता है। 10वें वर्ष जो है कब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया था, मैंने पहले बताया आपको। 12वें वर्ष जो है निगाली सागर गया तथा जो है 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। लुम्बिनी जाने के बाद जो है अशोक ने जो है वहां का जो है धार्मिक कर जो है बलि हुआ करता था उसको इसने पूरी तरह समाप्त कर दिया। ठीक है, धार्मिक कर समाप्त किया, कहाँ किया, लुम्बिनी में। ठीक है, उसके बाद वहां उसने जो है राजस्व कर जो है घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछने वाला है कि 8वां शिलालेख किससे संबंधित है, ये तीर्थ यात्रा से संबंधित है। और 19 की बात करेंगे, 9वें शिलालेख की बात करेंगे तो उसमें क्या दिया गया, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख होता है। इसमें क्या करते हैं, छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया। क्या कर दिया, छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया, किसने, अशोक ने। 9वें शिलालेख में दिया गया है। उसके बाद 10वें शिलालेख में क्या दिया गया है, राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचेंगे। क्या 10वें शिलालेख में क्या दिया, राजा तथा प्रजा जो है, राजा और जो है उसके बाद जो उसके अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो जो है प्रजा के हित में सोचेंगे। ठीक है, प्रजा के हित की बात करेंगे। ठीक है, कौन से, ये 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो है प्रजा के हित में सोचेंगे। तथा 11वें में जो है धम्म की व्याख्या की गई है। जो धम्म है, धार्मिक जो नीतियां थी उसके बारे में बताया गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए, उन सब के बारे में जो है किसमें दिया है, 11वें शिलालेख में दिया है, धम्म की व्याख्या की गई। तथा 12वें शिलालेख में या स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, एग्जाम में पूछेगा कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किसमें हुई थी,
तो वो हुई थी जो है 12वें शिलालेख में। इसमें जो है क्या है, सभी के विचारों के सम्मान की बात की गई है। महिलाओं के भी रक्षा के लिए जो है, या कुछ उनकी भी प्रॉब्लम थी जो उसको सॉल्व करने के लिए स्त्री महामात्रों की नियुक्ति कौन करता है, अशोक करता है। इसका वर्णन जो है उसके 12वें शिलालेख में है। जबकि 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। यदि एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो है अशोक के कौन से शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा है, तो वो जो है 13वें शिलालेख कलिंग 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध की चर्चा है। अशोक के हृदय के परिवर्तन की बात इसमें की गई है। ठीक है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। दूसरी बात क्या है, अशोक का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, इसकी बात जो है 13वें शिलालेख में की गई है। और तथा 5 यमन राजाओं की चर्चा है। यदि पूछेगा 5 यमन राजाओं की चर्चा किसमें है, तो 13वें शिलालेख में है। और इसमें जो 5 यमन राजा थे उसके धर्म प्रचारक के लिए भेजे गए उसमें जो है, ठीक है, राजाओं की चर्चा जो है जहां धर्म प्रचारक भेजे गए। ठीक है, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 13वां याद रखिए, 13वां आप याद रखेंगे, 12वां याद रखेंगे, उसके बाद 8वां याद रखेंगे। ऐसे तो एक तरह से देखेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट में 13 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहला दूसरा देख लेंगे और तीसरा, उसके बाद 9वां, फिर 12वां। यदि हम बात करें 14वें में, आप देखते हैं 14वें शिलालेख में क्या दिया है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और साथ ही साथ उसे ये कहता है इस अभिलेख में कि यदि अभिलेख लिखने में कोई त्रुटि हुई या उसमें कुछ त्रुटि पाई गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। वो कौन जिम्मेदार होगा, जिसने लिखा है। और एक चीज इसमें और मैं बता देता हूं कि ये जो है जो 13वां शिलालेख, उसके बाद जो है 8 नंबर वाला, इसमें क्या है जो कि मेनली जो है किसका दिया गया, तीर्थ यात्रा वर्णन थी। 13वां, 8वां, उसके बाद 12वां, फिर उसके बाद जो है 14, फिर 1, 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे। इसके साथ ही जो है फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, अशोक के कुछ छोटे भी अभिलेख हुआ करते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम देखते हैं छोटे वाले जो अभिलेख थे, वो तो बड़े अभिलेख 14 बड़े अभिलेखों को मैंने बताया है, जिसमें कि जो है पहला जो है पशु बलि हत्या पे रोक था। उसके बाद 7वां जो है उसमें सबसे बड़ा अभिलेख हुआ करता था। उसके बाद 8वां में जो है उनके जो है धार्मिक यात्राओं की चर्चा है। फिर 13वां में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो वो सारा मैंने बताया। फिर छोटे कुछ शिलालेख हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक था रुमनदेही अभिलेख। रुमनदेही अभिलेख जो है या स्तंभ लेख जो है, ये लुम्बिनी में पाया गया, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी आप जान ही रहे हैं गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी। ये सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, सबसे छोटा शिलालेख जो है या स्तंभ लेख जो है कौन था, रुमनदेही। एग्जाम में कई बार पूछा है कि अशोक का सबसे छोटा शिलालेख या स्तंभ लेख कौन सा है, तो वो है रुमनदेही अभिलेख, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा छोटे में देखेंगे तो प्रयाग स्तंभ लेख था, जिसे हम जो है कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये कौशाम्बी अभिलेख जो है यह अशोक की पत्नी करुबाकी के नाम से था। तो इसे क्या कहते हैं जो है रानी करुबाई का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें क्या था, रानी द्वारा जो है बहुत सारे जो है दान दिए जाते थे। जो है रानी जो है बहुत दयालु थी, ये बहुत दान दिया करती थी जो है। इसी के कारण जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म का जो है तरफ आकर्षण करने में इसने कोशिश की, जो है युद्ध न लड़ने की जो है सलाह दी थी इन्हें जो है। कि करुबाई का अभिलेख जो है कौन सा है, कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख। ये जो प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख है, इसको जो है अकबर जो है कौशाम्बी से जो है प्रयागराज लाया था या इलाहाबाद लाया था। ये पूछा है एग्जाम में जो है अकबर जो है कौन से शिलालेख को जो है इलाहाबाद लाया है, तो कौशाम्बी शिलालेख को जो है इलाहाबाद लाया है। और एक टोपरा अभिलेख था, टोपरा अभिलेख हरियाणा में था तथा मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश में था। मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक जो है कहाँ लाया है, दिल्ली लाया है, दिल्ली लाया है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अकबर किस शिलालेख के लाया था जो है, तो वो जो है कौशाम्बी शिलालेख को लाया था। टोपरा और मेरठ जो स्तंभ लेख थे उसको जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। और बिहार में जो है 3 पाए गए थे जो है शिलालेख जो है, कौन कौन से थे, रामपुरवा शिलालेख था या स्तंभ लेख था। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ था। उसके बाद लौरिया
अरेराज था। ठीक है, ये तीनों कहाँ पाए गए? बिहार के चंपारण में पाए गए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप जो है। इसका टोकरा अभिलेख पूछता है कहाँ का था, मेरठ का पूछता है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ पूछा है एग्जाम में जो है। रोमनदेही पूछा है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो सातवां हमने बताया था 14 में जो है, सातवां शिलालेख जो है सबसे बड़ा था। ठीक है, कौन था बड़ा है? जो 14 शिलालेखों में सबसे जो है बड़ा सातवां है। और सबसे छोटा कौन सा है? रोमनदेही जो है अभिलेख है। और मौर्यवंश में एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, इसमें जो है जो मौर्य प्रांत की कुछ राजधानियां थी वो कभी कभी पहुंच लेता है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी उस समय जो है। अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी तोसाली हुआ करती थी। ठीक है, कौन? तोसाली। और उसके बाद दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी हुआ करती थी। ये भी एग्जाम में पूछा है, दक्षिणापथ की राजधानी क्या हुआ करती थी मौर्यवंश में? तो स्वर्णगिरी हुआ करती थी। तथा प्राची तथा पूर्वी प्रांत की जो है पाटलिपुत्र हुआ करते थे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। महान अशोक सम्राट के बारे में दिया गया है, इसमें जो है उनकी चर्चा की गई, उसके बारे में बताया गया, तथा जो है उनके शिलालेख जो है, जो इम्पोर्टेंट थे, जो शिलालेख है उनके, वो बताया गया। तथा आप लोग देखिए जो है, सब्सक्राइब करिए तथा वॉच करिए। थैंक यू, जय हिंद।